स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में। पूरी दुनिया जब नए साल का जश्न मना रही थी तो पूर्वी एशियाई देश जापान भयावह भूकंप के झटकों का सामना कर रहा था। एक ही दिन में दर्जनों भूकंपीय झटकों का जिस तरह से जापान ने सामना किया, शायद कोई दूसरा देश होता तो वहां सिर्फ तबाही ही तबाही दिखती। तबाही तो जापान में भी कम नहीं रही, लेकिन मरने वालों की संख्या बहुत कम रही। और इसके पीछे वजह है जापान की भूकंप जैसी आपदा का सामना करने की तैयारी और उसकी टेक्नोलॉजी। न्यूज एंड व्यूज के आज के अंक में जानेंगे कि इतनी भयावह आपदा में भी कम से कम नुकसान की तकनीक जापान ने कैसे हासिल की। जापान में करीब 13 साल पहले भी भयानक भूकंप आया था। भूकंप के बाद सुनामी आई, काफी तबाही हुई और सुनामी की वजह से ही फुकुशिमा के परमाणु संयंत्र में हादसा हुआ था। हजारों लोगों की जान गई थी। सोमवार को आए भूकंप ने लोगों को 2011 की उस घटना की यादें एक बार फिर ताज़ा कर दी, क्योंकि इशिकावा में आए तेज भूकंप से धरती कांप गई और जापान में सुनामी के अलार्म बजने लगे। हालांकि जापान में ऐसी चेतावनियां बहुत सामान्य हैं, वहां अक्सर भूकंप आते हैं। सोमवार को जापान में आए भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.6 थी और मरने वालों की संख्या करीब 55 बताई जा रही है। भूकंप का केंद्र इशिकावा प्रांत था, जहां आसपास के हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप के बाद ट्रॉमा से उबरने में लोगों को अभी समय लगेगा, लेकिन यदि इसकी तुलना हाल में आए अन्य जगहों के भूकंप से करें तो जापान में हुआ नुकसान मामूली लगता है। पिछले साल ही फरवरी में तुर्की सीरिया में आए भूकंप ने भयानक तबाही मचाई थी। 7.8 तीव्रता के इस भूकंप में करीब 59,000 लोगों की मौत हुई। सितंबर में मोरक्को में 6.8 की तीव्रता वाले भूकंप ने करीब 3,000 लोगों की जान ली और अक्टूबर में अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में आए भूकंप में करीब 1,500 लोगों की मौत हो गई। यहां भूकंप की तीव्रता 6.3 थी। जापान में 1995 में भी भीषण भूकंप आया था, जिसमें करीब 6,000 लोगों की मौत हुई थी और 2011 की सुनामी ने तो बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी, हजारों लोग मरे थे। लेकिन जापान ने पिछली गलतियों से सीख लेते हुए भूकंप को लेकर अपनी प्रतिरोधक क्षमता लगातार एडवांस की है। चूंकि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां भूकंप अक्सर आते हैं, तो इससे निपटने के लिए पिछले 100 साल में वहां व्यापक तैयारियां की गईं और लगातार इसे उन्नत किया गया। सोमवार को इशिकावा में आए भूकंप के बाद वहां बड़े पैमाने पर सड़क और पुल तबाह हुए हैं। बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ, लेकिन ज्यादातर इमारतें अभी भी खड़ी हैं। टोयामा और कानाजावा जैसे बड़े शहरों में आम जनजीवन लगभग सामान्य हो चुका है। दरअसल ये इंजीनियरिंग की सफलता की एक बेहतरीन कहानी है, जिसकी शुरुआत एक सदी पहले 1923 में हुई, जब टोक्यो में भयानक भूकंप आया था। ग्रेट कांटो भूकंप के नाम से प्रसिद्ध इस घटना के दौरान शहर का एक बड़ा हिस्सा समतल हो गया था। यूरोप की शैली पर बनी आधुनिक ईंटों की तमाम इमारतें ढह गई थीं और एक अनुमान के मुताबिक करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। इस दुर्घटना के बाद जापान का पहला भूकंप प्रतिरोधी बिल्डिंग कोड बनाया गया। इमारतों की संरचना पर शोध शुरू हुए और नए मानकों की नींव रखी गई। उसके बाद से बनने वाली सभी नई इमारतों के लिए स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल जरूरी हो गया। वहीं लकड़ियों की इमारतों के लिए मोटे बीम का होना बेहद जरूरी कर दिया गया। इमारतों को लचीला बनाया जाता है, जिसकी वजह से वे बड़े भूकंपों को झेलने और उनके तुरंत बाद भी एक्टिव रहने में सक्षम बनी रहती है। हर बार जब देश बड़े भूकंप का सामना करता है, तब नुकसान का आकलन किया जाता है और इन नियमों में भी तब्दीली की जाती है। सबसे बड़ा बदलाव 1981 में तब देखने को मिला, जब सभी नई इमारतों के लिए भूकंप के नए उपायों को लागू कर दिया गया। 1995 में कोबे भूकंप के बाद इसमें और ज्यादा सुधार किए गए और कई नए उपायों को इसमें जोड़ा गया। 2011 में आए भूकंप के बाद इन उपायों की सफलता देखी गई। ये उसी तरह का भूकंप था जिस तरह का भूकंप जापान की राजधानी टोक्यो में 1923 में महसूस किया गया था। तकनीक का असर ये रहा कि 2011 में बड़े स्काई स्क्रैपर्स बह गए थे, खिड़कियां टूट गई थी, लेकिन कोई भी बड़ी इमारत ढही नहीं थी। भयावहता की बात करें तो 2 मिनट तक जमीन इस तरह हिलती रही कि लोगों ने अपनी जिंदगी में से भूकंप का कभी अनुभव नहीं किया था। लेकिन असली तबाही तो करीब 40 मिनट बाद सुनामी के रूप में समुद्र तट की ओर देखी गई। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर सैकड़ों किलोमीटर अंदर समुद्र के आसपास की दीवारों को तोड़ते हुए शहरों और गांवों में ये लहरें पहुंच गई।
इसी दौरान फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में दुर्घटना घटी और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ देने का आदेश दिया गया। यहां तक कि टोक्यो को भी सुरक्षित नहीं माना जा रहा था। वास्तव में जापान में 2011 में हजारों लोगों की जो मौतें हुई थीं, वो समुद्र में आई सुनामी की वजह से थी। जमीन पर भूकंप की वजह से लोग नहीं मरे थे। सोमवार को इशिकावा में आए भूकंप के बाद भी कुछ मकान और एक आधुनिक इमारत के ढहने की तस्वीरें आईं, लेकिन पता चला कि यह इमारत 1971 में बनाई गई थी। सोमवार को आए भूकंप में कुछ ही लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। लेकिन आर्थिक विकास, प्राकृतिक आपदा के खतरों और तकनीक के इस्तेमाल के समन्वय से जापान ने जिस इंजीनियरिंग कल्चर को अपनाया है, वो दूसरों को भी सीख देता है। दुनिया में शायद ही कोई दूसरा देश हो जिसने ऐसे भीषण भूकंपीय झटके सहने के बाद भी इतना कम नुकसान झेला हो। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।